हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केसीसी एजुकेशन चैनल में। मेरा नाम है कौशल कुमार और आप सभी को पता है ये चल रही है भारतीय संविधान की एक नई सीरीज। जी हां दोस्तों, भारतीय संविधान की एक नई सीरीज चल रही है। इससे पहले आपने 2 पार्ट वीडियो के नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए ताकि आपको ये अच्छी समझ में आ सके। तो चलिए आज हम आपको कराने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 1। जी हां, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसको कराने से पहले आप ऐसे समझिए कि भारतीय संविधान की एक किताब है, उसको हमने कई चैप्टर या कई अध्यायों में डिवाइड किया है और वो जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को भी हमने कई सब हेडिंग में डिवाइड किया है। तो वो जो चैप्टर हैं उन चैप्टर को हम भाग कहते हैं और जो सब हेडिंग है चैप्टर के अंदर उनको हम अनुच्छेद कहते हैं। तो आज हम आपका वही भाग 1 कराने वाले हैं आपको, और भाग 1 का नाम है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। जी हां, भाग 1 का नाम क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेद 4 तक शामिल होते हैं। अब बात करते हैं हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र। जी हां, आर्टिकल 1 कहता है हमारे भारत देश का, मतलब जो हमारा देश है उसका नाम क्या होगा, यानी कि हमारे जो देश है वो एक संघ है और इस संघ का नाम क्या होगा। तो हमारे आर्टिकल 1 में लिख रखा है कि इंडिया दैट इज भारत। आप सभी को पता है कि इस बात पर अभी हाल फिलहाल में विवाद भी है। तो आपको क्या लगता है कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए या भारत होना चाहिए? कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कमेंट जरूर लिखें। तो चलिए, तो ये आर्टिकल 1 हमारा क्या है? संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कि इसमें लिख रखा है कि इंडिया दैट इज भारत। और आपको मैं बता दूं कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान समय में हैं। साथ ही ये जो हमारे राज्य हैं इनको 3 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी के राज्य आंतरिक राज्य कहलाते हैं। ये आकार में थोड़े से बड़े होते हैं। यहां पर एक प्रमुख चुना जाता है इनके शासन के लिए, जिसको हम मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं। लेकिन दूसरे टाइप के जो राज्य हैं उनको हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। इन केंद्र शासित प्रदेशों के आकार छोटे होते हैं और इन पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का, यानी कि केंद्र का ही सीधा शासन रहता है, आप ये कह सकते हैं। इसीलिए इनको कहते हैं केंद्र के द्वारा शासित जो क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश। तीसरे राज्य होते हैं अर्जित जो राज्य होते हैं, यानी कि कोई वो अभी भारत का हिस्सा नहीं है, भारत से अलग है, किसी दूसरे देश का हिस्सा या फिर अलग स्वतंत्र देश हैं और वो भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो उन्हें कहते हैं हम अर्जित राज्य। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आर्टिकल 1 की हम बात कर लेते हैं। तो संघ का नाम और उसके राज्य क्षेत्र, ये आर्टिकल 1 कहता है हमारे संघ का नाम है इंडिया दैट इज भारत, यानी कि इंडिया जो कि हमारा भारत है, इसमें 28 राज्य, जो राज्यों का क्षेत्रफल है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 3 प्रकार के हमारे राज्य इसमें शामिल किए जाते हैं। एक है हमारे आंतरिक राज्य और एक है हमारे केंद्र शासित प्रदेश और एक है हमारे अर्जित राज्य। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2 की बात करते हैं। अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का भारत में प्रवेश और उनकी स्थापना। आर्टिकल 2 फिर बता रहा हूं, नए राज्यों का भारत में प्रवेश और उनकी स्थापना से संबंधित है। यह आर्टिकल कहता है कि अगर कोई बाहरी राज्य भारत में प्रवेश होना चाहता है तो उसकी स्थापना और उसके प्रवेश का जिक्र हमारा आर्टिकल 2 में करना पड़ेगा, इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। और जब आप किसी देश को या मतलब हमारे देश में मिलाना चाहोगे किसी अन्य राज्य को और उसकी नए राज्य के रूप में स्थापना करना चाहोगे तो आपको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है। आगे अगर हम बात करें एग्जाम्पल के तौर पर 16 मई 1975 को सिक्किम, जो कि एक अलग देश था, वो भारत में शामिल होने के लिए उसने हस्ताक्षर किए और वह शामिल हो गया, लेकिन किसके माध्यम से? आर्टिकल 2 के माध्यम से। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 कहता है कि जो मौजूदा राज्य हैं, अभी हाल फिलहाल में उपलब्ध राज्य या आंतरिक राज्य हैं, उनके निर्माण, उनकी सीमा, उनका क्षेत्रफल, उनका नाम में परिवर्तन अगर करना है तो आर्टिकल 3 के आधार पर किया जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में जो हमारा योगी महोदय ने नाम बदला, किसका? प्रयागराज, यानी कि जो हमारा इलाहाबाद है उसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है वर्तमान समय में? प्रयागराज कर दिया गया है। उसके लिए आर्टिकल 3 का ही प्रयोग किया गया।
एक और उदाहरण देखिए, मान लीजिए आपने सुना होगा हैदराबाद। 2014 में हैदराबाद को 2 राज्यों में डिवाइड किया गया, ऊपर वाला भाग तेलंगाना, नीचे वाला भाग हैदराबाद। तो ये जो हैदराबाद का जो विभाजन हुआ 2 राज्यों में, ये किसके आधार पर हुआ? तो ये हमारा आर्टिकल 3 के आधार पर हुआ। तो आर्टिकल 3 कहता है कि या तो भारत में 2 राज्यों को मिलाना है, एक राज्य को तोड़कर 2 राज्य बनाने हैं, किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में डिवाइड करना है या बनाना है उसको केंद्र शासित प्रदेश, तो ऐसे में आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए आर्टिकल 3 कहता है आंतरिक राज्यों का निर्माण, सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन करना। जैसे कि 2019 में जम्मू कश्मीर जो कि एक राज्य था, उसको बदलकर जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए गए और जम्मू कश्मीर में से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ऐसे ही 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश में से एक नए राज्य का गठन किया गया, तेलंगाना। तो अब वो आंध्र प्रदेश 2 राज्यों में डिवाइड हो गया। तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग किया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद हमारा 4। अनुच्छेद 4 अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 को मिलाकर बनता है अनुच्छेद 4। कैसे? आर्टिकल 2 कहता है नए राज्यों का भारत में प्रवेश, जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि इनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन। तो वह आर्टिकल 4 भी इसी संबंधित है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी नए राज्य का गठन करना है, उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है, तो आपको क्या करना है? आपको कोई संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल साधारण बहुमत से, यानी कि साधारण बहुमत का मतलब है 50+ के आंकड़े से ही आप संसद में क्या कर सकते हो? ये प्रस्ताव लेके आइए, वोटिंग करवाइए और आप 50+ साधारण बहुमत से ही क्या कर सकते हो? आप एक तरीके से साधारण विधेयक के आधार पर ही आप किसी नए राज्य का गठन कर सकते हो, उसका नाम परिवर्तित कर सकते हो, उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकते हो, केवल साधारण बहुमत के लिए। इसके लिए आपको आर्टिकल 368 जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगर बात करें तो राष्ट्रपति की भी पूर्व अनुमति आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, आर्टिकल 4 कह रहा है। लेकिन जब आप आर्टिकल 4 में परिवर्तन करेंगे तो साथ ही आपको अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में परिवर्तन करना होगा। अगर आपने अनुसूची की वीडियो नहीं देखी तो पुरानी वीडियो देखिए, मतलब जो हमारा सेकंड पार्ट है संविधान का, उसमें हमने आपको अनुसूचियां क्लियर कराई हैं। जो अनुसूची 1 है वो किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्य, क्षेत्र। तो जब क्षेत्रों में परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, यानी कि चाहे तो ये क्षेत्र 2 क्षेत्रों को एक किया जाए या एक क्षेत्र को 2 भागों में डिवाइड किया जाए, तो आपको अनुसूची 1 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। आपने अगर नामों में परिवर्तन किया तो भी आपको अनुसूची 1 में उसका नाम बदल के लिखना पड़ेगा। आगे अगर हम बात करें तो अनुसूची 4 जो कि कहती है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। अब एक बात बताइए, जैसे कि आंध्र प्रदेश का बंटवारा हुआ तो आंध्र प्रदेश की जो सीटें हैं लोकसभा की, मान लीजिए जब इसका डिवाइड किया तो ये तो होगा ना कि कितनी सीटें तेलंगाना को मिली और कितनी आंध्र प्रदेश को मिली। और जब ऐसा है तो आपको अनुसूची 4 में परिवर्तन करके या फिर उसमें लिखकर ये बताना पड़ेगा कि हाँ, तेलंगाना के हिस्से में राज्यसभा की सीटें इतनी हैं और आंध्र प्रदेश के हिस्से में राज्यसभा की सीटें इतनी हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार फिर रिवीजन करवा देता हूं आपको। आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और उसके राज्य, क्षेत्र। आर्टिकल 2 कहता है हमारा नए राज्यों का भारत में प्रवेश। आर्टिकल 3 कहता है कि जो उपलब्ध राज्य हैं भारत के अंदर, उनके नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन, साथ ही नए राज्यों के गठन के जो प्रावधान है आर्टिकल 3 से संबंधित है। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 प्लस आर्टिकल 3 को मिलाकर आर्टिकल 4 बनता है, जो कि अनुसूची 1 और अनुसूची 4 से भी संबंधित है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और हमको सपोर्ट करो। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।